नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मभूमि 24 और कर्मभूमि 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई में है और मुंबई में हमारे पास खास मेहमान हैं उमाशंकर बिंद जी, जो कि एक ट्रस्ट का निर्माण किए हैं और ट्रस्ट में क्या करते हैं, उद्देश्य क्या है उसका और उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, यही सब जानेंगे। और इनके ट्रस्ट का नाम क्या है पहले ये जानेंगे हम। तो सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि आप लोग आए, आप यहाँ तक आए हैं हमारे पास। और जो आपने बताया कि केबीकेएन ट्रस्ट जो है इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। मेरा नाम उमाशंकर केवट है और ज़िला जौनपुर से रहने वाला हूँ। यहाँ मुंबई में दीवा में ऑफ़िस है अपना। और ये अभी शुरुआत हम लोग किए हैं। अभी जो शुरुआत हुई है तो हमने शुरुआत में ही जो है इसके उद्देश्य के बारे में बता दिया है कि ये हमारा जो है ट्रस्ट शिक्षा संबंधित ही कार्य करेगा। अधिकतम जो है शिक्षा संबंधित ही काम करेगा। इसके बाद जो है धीरे-धीरे जो है अपने और समाज की भलाई के लिए काम करेगा। अब जो है हम लोग शुरू में तो जो है देखिए अपना आवासीय विद्यालय खोलने का जो है ये अपना मेन लक्ष्य है। आवासीय विद्यालय खोलना अभी तक हमारे समाज का जो है ऐसा कोई आवासीय विद्यालय नहीं, कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है कि जो अपने समाज के लिए जो है कम पैसे में जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। तो इसलिए इस उद्देश्य से जो है हम बनाए हैं कि हमारे समाज के बच्चों को जो है कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिल सके और जो हमारे मेधावी छात्र हैं उनको भी जो है हम लोग आगे बढ़ा सकें। जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास और सब चीज़ नहीं है, इस ट्रस्ट के माध्यम से उनको जो है आगे बढ़ाया जाए। ये सब उद्देश्य है हमारे। जी, जबकि सर आपकी सोच बहुत ऊँची है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, अगर लोगों को मिल जाता है, जिसको मिल जाता है, जिस समाज को मिल जाता है, वह सब चीज़ जो है सब कुछ पा लेता है। देखिए आपने सही कहा, शिक्षा सबसे मेन ज़रूरी है और शिक्षा ना होने के कारण ही हम लोग पीछे रह गए हैं। तो इसलिए हमारे मन में आया कि बगैर शिक्षा का कुछ होगा नहीं। हालाँकि वो शिक्षा जो शिक्षा चाहिए वो मेरे पास भी नहीं है। हमारे समाज के कई लोगों के पास है। जो शिक्षा चाहिए वो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दर्द है कि हमारे समाज को वो हाई एजुकेशन जो है मिलना चाहिए। इसलिए हम इस विषय पे काम करना शुरू किए हैं। अभी देखिए शुरुआत में तो हम लोग अच्छा काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं कि एक जगह जो है क्लासेस कोचिंग, लेकिन हमारे समाज की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी विडंबना है। जिस गाँव में आप जिसके घर शुरुआत कर दोगे तो पड़ोसी नहीं आता है। वो उनकी आपस की दुश्मनी के नाते वो सब चीज़ भूल जाता है कि अरे उसके यहाँ क्यों जाए। जैसे हम किसी गाँव में गए, दूसरे के यहाँ बैठ गए तो पड़ोसी उनके घर नहीं आएगा। अरे क्या उनसे हम कम हैं? तो ये सब चीज़ को सुधारना है हमें समाज में। देखिए हम लोग समाज का काम करते हैं, किसी के घर बैठ जाएँ तो आपको आना चाहिए और किसी के यहाँ कुछ अगर चालू कर दिया जाए तो उसको जो है आप लोगों को जो है बढ़ाना चाहिए कि हाँ कोई अच्छा काम हो रहा है। हम आपसे अभी तक तो चंदा रसीद भी नहीं काटे, लेकिन ये है कि बिना समाज के सहयोग से कुछ होगा नहीं। अकेले मैं कितना करता रहूँगा। आप देख लीजिए ये ऑफ़िस बना है और हम लोग ये शुरुआत किए हैं। तो आगे चल के जो है हमारा देखिए बहुत से ढेर सारे लक्ष्य हैं इसके लिए। शिक्षा कह देना, खाली पढ़ाई कर देना मतलब शिक्षा नहीं होता है। शिक्षा मतलब जो है कि उसको एक काबिल इंसान बनाना है। शिक्षा तो ऐसे भी है, जिसको लिखने पढ़ने आ गया शिक्षा है, ऐसे भी है ना। जी। तो शिक्षा को हमको उस स्तर तक ले जाना है कि जो कि हमारे समाज में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बन भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे हैं। जिनके घर अच्छी खासी सुविधा है, जिनके घर जो है लोग अच्छे से जो है जिनके घर माहौल है पढ़ने लिखने का, वो बन रहे हैं। 1-2% ऐसे हैं, लेकिन हमारे समाज में ज़्यादातर 98% लोग के घर माहौल नहीं है शिक्षा का। तो वो माहौल पैदा करने के लिए हमको ढेर सारा काम करना पड़ेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि ये कह के, तो ये तो बहुत दिनों से हम लोग कहते आ रहे हैं, 1 रोटी कम खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन 1 रोटी कम कैसे खाओ, कैसे पढ़ाओ, इसका कोई हिसाब-किताब है आपके पास? जी, 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 हाँ? जी, बताइए, आप बताइए। इसका कोई किसी के पास हिसाब-किताब नहीं। अरे भाई गरीब है, 3 साढ़े 300, 400, 500 कमा के लाता है। तो पैसे की मेन चीज़ है, जिनके पास पैसा है उनके घर के भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी, देखिए उसके लिए उसका सीधा कारण है कि माहौल। वो आदमी पढ़ाना चाहे तो अपने घर का माहौल कैसे बनाएगा और अपने घर का सिस्टम कैसे पूरा चलाएगा, उसको पता ही नहीं है। दिन भर काम करता है, रात को आके ज़्यादातर घरों में लगभग 70-80% घरों में दिन भर काम करेंगे, रात को आएँगे तो हमारे समाज को जानते ही हैं कि नशे में धुत रहेंगे कुछ लोग, तो आएँगे बच्चों के साथ समय नहीं देंगे। जब बच्चों के साथ समय नहीं देंगे तो बच्चों को माहौल कैसे मिलेगा पढ़ने लिखने का? खुद को देखिए, बच्चे को सुधारने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। हर माँ-बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को सुधारना है तो उसकी भाषा में उसके जैसा बच्चा बन के, उसके साथ खेल-कूद के उसको माहौल बनाया जाए।
तब तो जाके होगा। नहीं, जैसे अभी आप बोल रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम से करेंगे, ट्रस्ट भी हर बच्चे के घर पे तो नहीं जा सकता है, फिर आप कैसे करेंगे? देखिए, हमारा ट्रस्ट हर बच्चों के घर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे कि अभी देखिए हमने जो है एक आपको दिखा दे रहे हैं, ये हमारा पारिवारिक संविधान है। ये हमारा पारिवारिक संविधान है और ये मैं बता दूं इसकी सोच मुझे जो है आई कि मैं मुंबई में था, तो एक दिन सोच रहा था कि देखिए यार खुद हमारे घर में भी वही बात है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि जिस चीज़ को होना चाहिए, तो हमारे मन में आया कि एक घर का पारिवारिक संविधान होना चाहिए। तो हमने फ़ोन किया, हमारे माननीय शिवराम सखा जी हैं जो ये सलाहकार हैं KBKN ट्रस्ट के, उनको पूछा सर एक देखिए घर का माहौल बनाने के लिए, घर में तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उसको सही करने के लिए हमारे घर का एक संविधान होना चाहिए। उन्होंने कहा आप हमारे घर आए थे, शायद आपने देखा नहीं, हमारे दरवाजे पे हमारा जो है पारिवारिक संविधान लगा हुआ है। तो हमने कहा सर मैं तो देखा नहीं। तो फिर मैं गया, मुंबई से गया उनके घर, तो देखा कि उनके घर जो है ये हमारा पारिवारिक संविधान जो है चिपका पड़ा था। तो हमने कहा, फिर पढ़ा तो देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा कि ये सब तो पूरे गांव में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, तो हर घर में होना चाहिए। तो इस हिसाब से जब सबसे पहले तो हम अपने परिवार को ही कैसे चला पाएंगे, उसका कोई रूपरेखा ही नहीं है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तब न चला पाएंगे। जैसे कि हमारे आजकल के बच्चे जो है सभी देर रात तक मोबाइल देखते हैं, देर रात तक जो है अपना उसमें बिजी रहेंगे, तो 5 बजे उठेंगे कैसे? तो सबसे पहला जो है उन्होंने, जो हमारे शिवराम सखा जी ने जो लिखा है, वो सबसे पहले लिखा कि सुबह 5 बजे उठना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो लिखे हैं वो आपको बता दें, साफ सफाई का ख्याल रखना है और कूड़ा निश्चित स्थान पर ही डालना है, और जूता चप्पल उतार कर ही घर में प्रवेश करना है, दरवाजे को पर्दे से ढक कर रखना है, आगंतुक को बाहर बैठाकर आतिथ्य सत्कार करना है, सत्य और प्रिय बोलना है, बोलचाल की भाषा में धन्यवाद तथा क्षमा शब्द का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना है, सभी कार्य मिलजुल कर करना है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, उनकी बातों को सुनना, समझना और सहन करना है, क्रोध व घमंड का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना है, एकता और अनुशासन का सदैव ख्याल रखना है, किसी समस्या, गलती या बीमारी की सूचना तुरंत मालिक को देना है, भोजन पानी तथा धन की बर्बादी को रोकना है, परिवार की आय यानी इनकम और सम्मान बढ़ाने में सभी को मालिक का सहयोग करना है, प्रार्थना के समय सबको साथ खड़ा होना है, माताओं को अपने बच्चों, लड़का लड़की की हर गतिविधि पर नज़र रखना है। ये देखिए, ये जो उन्होंने लिखा है, ये हमारा मन कहा कि जब अब हम जो है इसको जो है पूरे समाज में जाके इसको दरवाजे पे चस्पा करेंगे। पहले तो घर के माहौल को बनाना है। आप देखिए हमारे समाज में बहुत सी चीज़ है, शिक्षा न होने के कारण जो कारण नहीं है उसका मैं समझता हूँ आपसी झगड़ा है, आपसी रंजिश है, आपसी जो है गाली गलौज से बात करना है, भेदभाव है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमें जो है हमें अपने समाज को एक न्याय समिति बना के देना है। न्याय समिति होगी हमारे समाज की, तब वो जाके न्याय कर पाएगी। नहीं तो पता चला कि किसी दबंग आदमी को बुला लिए, कुछ झगड़ा हुआ, मैटर हुआ, तो कोई गांव का जो है दबंग आदमी आएगा तो ही मानेंगे। तो जब दबंग आदमी आएगा तो आपके पास फैसला तो जो करके जाएगा, लेकिन उल्टा एक और बजा के चला जाएगा। हाँ, ये गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, पंचायत बुलाएंगे और पंचायत में आजकल दबंग लोग ही आएंगे जी। और जो है सही फैसला न करके जिसके पक्ष में उन्हें फ़ायदा दिखेगा उसी पक्ष में फैसला भी करते हैं। सब चीज़ें वोट से संबंधित है, इसको मुझे कहना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन जिसका ज़्यादा वोट होगा उसी का हक में फैसला जाता है। आज की पंचायत ऐसी होती है। और देखिए, लड़ाएंगे, मारपीट करवाएंगे, मुकदमा करवाएंगे, होना क्या है, अंत में सुलह होनी है। किसी भी मुकदमे के लिए ऐसे जो छोटे मोटे झगड़े हैं, मारपीट की जो है तमाम तरह की व्यवस्थाएं, अपना पैसा खर्च कर देते हैं और अंत में करते क्या है, सुलह। साल 2 साल 3 साल 10 साल बाद सुलह ही करेंगे। तो हमारे समाज के लिए एक न्याय समिति होगी कि जो ये सब करने से बचाए। उनके पैसे को, अभी ज़्यादा पैसा जो है खर्चा करेंगे, मारपीट कर लेंगे घमंड में, तो उनका पैसा पढ़ने लिखने में बच्चों को कहाँ से जाएगा? कमा के लाए थोड़ा हैं, मार कर लिए, पीट कर लिए, थाने में दें, अदालत में दें, वहाँ दें, तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? वाह वाह, क्या बात है, आपकी सोच बहुत बढ़िया है। और क्या है आपके अंदर आगे की प्लानिंग? देखिए, एक तो हमारे प्लानिंग में न्याय समिति है,
दूसरा जो है हम गांव-गांव कैडर लगा रहे हैं। माँ बाप को कैसे होना चाहिए, माँ बाप के लिए जो है कर्तव्य क्या है बच्चों के लिए, और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को क्यों जलता है, उसके लिए जो है हम लोग काम करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। देखिए हमारे ज़माने में जो हमारी यही उम्र है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 52-54 साल की हुई है, हमने इस ज़िंदगी में बहुत देखा है। शुरुआत में जो है देखिए इसके बहुत से कारण हैं, जो पढ़ने ना लिखने के कारण मैं बता रहा हूँ। दहेज बहुत बड़ा कारण है। एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करने के लिए ढेर सारा दहेज देने के चक्कर में वो भिखारी बन जाता है, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाता। जी तो ये बहुत बड़ा कारण है। पहला कारण तो मैं बताया मारपीट का कारण है। दूसरा कारण दिखावा है कि अरे उसके यहाँ इतनी बड़ी बारात आई थी, इतना बड़ा डीजे आया था, इतना बड़ा सब कुछ था। ये दिखावा करके वो गरीब आदमी भी जिसके पास पैसा नहीं वो कर्ज लेके करता है। इसको हमें समझाने की ज़रूरत है कि भाई देखिए आजकल जो है सभी बड़े लोग जो और बड़े लोग हैं वो मंदिरों में शादी कर रहे हैं, आप भी मंदिर में शादी कीजिए। तेरा ही जो है आप करते हो उसमें दिखावा करते हो कि हमारे घर अरे 1500 खाएं, अरे 1500 खाएं। मैं पूछता हूँ ना आपसे कि आप दुख में हो कि सुख में? आपके घर कोई जो है आपका सदस्य जो है ख़त्म हुआ है तो आप उसके लिए दुख नहीं मना रहे हो। जब सामने वाले को बुला के लड्डू खिला रहे हो आप तो दुख काहे का, आप तो खुशी हो रहे हो मरने पे। तो ये सब अनावश्यक खर्च जो हैं, लेकिन जो कल्चर बन गया है, परंपरा बन गई, उसे भी निभाना पड़ेगा। यही ये परंपरा जो है हमारी परंपरा ही हमें बर्बाद कर रही है। हम परंपरा के चक्कर में देखिए बहुत से कल्चर बने थे, परंपरा ऐसी नहीं है, बहुत से टूट गए। अरे परंपरा बनी थी पहले चिट्ठी आती थी, हैं? अब वो टूट गया ना, आप इसमें आ गए, मोबाइल में आ गए, फ़ोन आ गया, तो परंपराएं टूटती रहती हैं। जी बिल्कुल। हैं? तो ये परंपरा ये मत मान के चलिए कि परंपरा तो वो भी बनी थी पहले ज़माने में कि हमारे समाज में मैं देखा हूँ आज के 50 वर्ष पहले जो हमारे दादा बताए कि लड़की को कंधे पे बिठा लिए और दूल्हे के घर चले गए, शादी करके चले आए, वो भी तो परंपरा थी। वो कैसे टूटी? तो परंपराएं तोड़ना बनाना ज़रूरत के हिसाब से होता है। तो हमारे लोग ये समझते नहीं कि ज़रूरत क्या है हमें। जब हमें देखिए एक विशेष वर्ग होता है जिसको जब ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत थी उसने ज़्यादा ज़मीन लिया, जब उसको ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत थी तो ज़मीन इन्हीं लोगों को बेच के ये लोग काला टाइट करते हैं कि अरे हमने ज़मीन लिखा लिया। वो देख नहीं रहे हो कि सामने वाला कहाँ जा रहा है। उसको ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत थी, नौकरी ले लिया, ज़्यादा धन की ज़रूरत है। हम तो परंपरा के चक्कर में बजे रहते हैं। आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उत्तम खेती मध्यम व्यापार, अधम नौकरी भीख निधान, कहा गया था ना, ये परंपरा थी ना। जी जी। उत्तम खेती मध्यम व्यापार, अधम नौकरी भीख निधान। अब बताइए, अब नौकरी आपकी जो है इस समय हाई पे चली गई है, खेती उत्तम रह गई है। खेती करने वाला आदमी तो एकदम बर्बाद है, उसके पास कुछ नहीं है, कर्ज में डूबा है। ये परंपरा टूटी नहीं आपकी? टूट गई। आजकल लोग खेती करना नहीं चाहते हैं, ज़्यादातर लोग नौकरी। परंपराओं से तो महोदय जी आप परंपराओं से क्यों जो है चेंज करने में हड़बड़ाते हैं? और हमारा समाज भी यही सोचता है कि ये हमारी परंपरा है। पहले हमारे घर के देवताओं की पूजा होती थी। आज के 50-100 बरस पहले, 85 बरस पहले सब लोग अपने घर के देवताओं की पूजा करते थे, मंदिर में बहुत कम जाते थे। आज क्या हो गया है? आज परंपरा टूटी कि नहीं? अपने गृह देवता को कोई पूछता नहीं है, फालतू जाके जो है मंदिरों में चढ़ा के चला आता है। तो दोस्तों, समाज को अगर सही दिशा पे ले जाना है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको एक न्याय समिति की ज़रूरत है, आपको ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत है, आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि नहीं हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, हम उसकी देख-रेख कैसे करेंगे। ये कहना हर संगठन के लोग कहते हैं कि अरे नहीं, एक रोटी कम खाओ, मंच पे चढ़ जाएंगे बड़े नेता, बोलेंगे एक रोटी कम खाओ, बच्चे को पढ़ाओ। अरे एक रोटी कम खाए कैसे खाए? उसका एक रोटी कम खाए तो कैसे खाए? जो आजकल नशा में जो है लोग धुत होते जा रहे हैं। तो नशा पहले बंद कराओ, दहेज बंद कराओ, तमाम तरह के अनावश्यक खर्च कम कराओ, तब गरीबों को जाके जो है ये बच्चे पढ़ पाएंगे, गरीब के बच्चे। यही मेरा कहना है कि अगर समाज को सुधारना है, सबको एक साथ लेके चलना है, गरीब अमीर में फासला न रहे, तो हम तो ये भी मांग करते हैं, देखिए हम ये भी मांग करते हैं कि गरीब को निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। केजी से लेके यूजी पीजी जो होता है ना, वहाँ तक सबको फ्री शिक्षा दी जाए, तब जाके एक सही समाज का निर्माण होगा। जो नहीं कर पाए, जो तो ये सब चीज़ सरकार की व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम तो कह सकते हैं ये हमारे हक में नहीं है, हम कर भी नहीं सकते हैं उतना, लेकिन ये करना चाहिए। जिस घर में, जिस देश में, जिस उसमें शिक्षा होगी,
वो ही देश आगे बढ़ेगा, वही घर आगे बढ़ेगा, वही सचमुच आगे चलेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ जो है आप विराम देता हूँ। बाकी जो होता रहेगा आगे फिर आप आएँगे, तो जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ आप देखेंगे, करेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।